Hi friends, welcome on the panel discussion today, and this panel discussion is related to उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो आपका एक पोस्ट आया है असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट, ये उससे रिलेटेड पैनल डिस्कशन है हमारा। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ आपको करूं, उसके बाद हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। आज के पूरे पैनल डिस्कशन में स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या तरीका हो सकता है जिसमें आप अच्छा स्कोर करें, कितना आपको कट ऑफ के लिए ट्राई करना चाहिए, कितने मार्क्स के लिए एस्पायर करना चाहिए। इससे पहले मैं ब्रीफ देता हूं आपको कि इसमें एलिजिबिलिटी आप जानते हैं एमएससी कैंडिडेट्स, लेकिन अलग अलग डोमेन के, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लाइफ साइंस, एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। ऑब्वियसली उड़िया होना चाहिए, उड़ीसा का जो लैंग्वेज है उड़िया लैंग्वेज, उसका नॉलेज होना चाहिए। पेपर पैटर्न इन्होंने दे रखा है, 90 क्वेश्चन आपके आएंगे और उस 90 क्वेश्चन के अंदर इजी एंड मीडियम डिफिकल्टी के 70% है और डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट जो कैटेगरी है फ्रेंड्स उसमें 30% है। अब इसका रीज़न है, नॉर्मली एग्जाम्स में ऐसा दिया नहीं जाता, तो रीज़न है कि डिफिकल्टी क्यों दिया है। और उसका एक रीज़न आप यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स से हैं, शायद आपने सिविल इंजीनियरिंग नहीं किया है, तो क्या आप सिविल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक है उसके 70% मॉडरेट और इजी क्वेश्चन क्या आप उसमें से स्कोर कर सकते हैं, और वही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं फ्रेंड्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी 70% क्वेश्चन इजी एंड मॉडरेट होंगे, आपको वहाँ से स्कोर करने का ट्राई करना चाहिए। एंड यहीं से हमें आइडिया लगता है 1 मिनट 1 क्वेश्चन, दैट मीन्स 1 लाइनर इजी आपका जो क्वेश्चन होगा वो कम टाइम में आपको 1 मिनट में करना है। तो वहां से हमें पता लगता है कि 90 में से आपका सेफ टारगेट 65 प्लस आपको रखने की ट्राई करनी चाहिए। 10 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ये आपका ओवरऑल जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि इसमें साइंस की हम बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, इंजीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रांगली लगता है कि अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के पेपर में और असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंस के पेपर में अप्रोच अलग होती है। और यहाँ पे आपका बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, वही हमारा पूरा स्ट्रेटजी होना चाहिए। और इसमें जो टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स वो आपके 7 टॉपिक्स हैं और 7 में से 4 टॉपिक्स बहुत ही जेनरिक टॉपिक हैं, जिनमें आपका इंटरनेशनल एफर्ट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके, वो आपके इंटरनेशनल लॉज हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स है लेकिन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ज़्यादा फोकस उड़ीसा पे रहना चाहिए। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबके लिए जेनरिक है। एंड देन एनवायरमेंटल लॉज, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो ये 4 टॉपिक 7 में से आपके मेरे को लगता है कि बहुत ही जेनरिक हैं और इसमें कोई डिफिकल्टी आना नहीं चाहिए। इकोलॉजी भी जेनरिक टॉपिक है, उसके लिए कोई बहुत स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए। एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक्स हैं, इसके अंदर नॉलेज आपको सब्जेक्ट का रिक्वायर्ड है। और उसके बाद एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ये भी आपका एक टॉपिक है जो थोड़ा टेक्निकली इन डेप्थ में टॉपिक है। तो आपके 7 में से 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें टेक्निकल डेप्थ ज़्यादा है। उसमें एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट 30 मार्क्स का है, 90 में से 1/3 उसका शेयर है और उसके ऊपर ज़्यादा उसको भी डिवाइड किया गया है। तो इसी तरीके से सारे का सारा पेपर डिवाइडेड है। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं गुरविंद सर आप ही से स्टार्ट करता हूं। अभी लास्ट वीक हमने असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का वीडियो बनाया था, अब हम असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट का वीडियो बना रहे हैं। इंजीनियर का हमारा मॉड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो क्या साइंस का भी हो चुका है? हाँ जी सर, एएस के लिए भी, असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी मॉड्यूल स्टार्ट हो चुके हैं सर, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है उसकी। ओके, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस क्या लग रहा है गुरविंद सर? आपने राजस्थान का भी हैंडल किया अभी पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, और उसमें भी जेई और जेएस वगैरह के लिए थे, साइंस का भी था, तो क्या डिफरेंस लगता है? सिमिलर ही लग रहा है यहाँ पे? सर इसमें पहले तो मैं इस आपकी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं इनको डिस्कशन करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी को लेके, लैंग्वेज को लेके। हाँ। कि यहाँ पे उन्होंने 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी डाउट है। तो इसमें जैसे इन्होंने सर सेकंड पॉइंट लिखा है कि 7th क्लास में आप लोगों ने ओडिया एज ए लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, पहला पॉइंट। राइट। तीनों पॉइंट उनको क्राइटेरिया मीट होने जरूरी है। पहला है कि आपका 7th के अंदर आपको उड़िया लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। दूसरा, 8th स्टैंडर्ड में अगर आपने उड़िया लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, उड़िया लैंग्वेज पढ़ी है 7th, 8th, 10th में कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन अगर आपने 7th पे उड़िया पढ़ी है और 8th और 10th में अगर आपने उड़िया लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर आपने उसके अलावा उड़िया लैंग्वेज के अलावा नॉन लैंग्वेज का कोई भी पेपर अगर आपने उड़िया एज ए लैंग्वेज से पास किया है, देन यू आर एलिजिबल। ओके, मतलब अगर किसी ने 7th तक तो पढ़ा है उड़िया लैंग्वेज, लेकिन उसके बाद उसने इंग्लिश मीडियम में है वो, उसके बाद उसने उड़िया लैंग्वेज नहीं पढ़ी और कोई और सब्जेक्ट भी उसने उड़िया में नहीं पास किया हुआ, तो इट मींस वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट थे रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी, और ये चीज दोनों में ट्रू है। और ये इनफैक्ट जब इसमें उड़ीसा में कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे यही सेम क्राइटेरिया होता है, ऑब्वियसली फेवरिज्म देने के लिए अपनी स्टेट के लोगों को।
अब दूसरा जो आपने सर अभी क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू कि डिफरेंस इसके बारे में, ऑल्दो कि टेक्निकल पार्ट पे, पेपर के पार्ट पे तो मेंटर्स उसमें डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जैसे राजस्थान का पेपर हुआ है, जेडब्ल्यू का, जीएसओ का, पेपर में डिफरेंस था, दोनों चीजों में डिफरेंस था कि जेडब्ल्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जीएसओ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सिलेबस की बात करें तो जेडब्ल्यू का सिलेबस ज्यादा था, जीएसओ का सिलेबस कम था, 2 टॉपिक शायद उसमें कम थे, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए वो डिफरेंट थे उसमें। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ टॉपिक मैच कर रहे हैं कि जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, नो डाउट उसमें टॉपिक्स इन्होंने सब टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, तो दोनों में डिफरेंस जरूर आएगा और इसी कारण से हम दोनों का क्लासेस भी अलग अलग कर रहे हैं। अब जैसे करंट एनवायरमेंटल अफेयर्स है, ये उसमें मेंशन ही नहीं है एडब्ल्यू के अंदर, तो एईएस के अंदर मेंशन है, तो उसका क्लासेस हम अलग से कर रहे हैं, तो हमें इसको अलग अलग रखना पड़ेगा। कुछ परसेंटेज ऑफ द टॉपिक जैसे आप 10 से 15 से 20% मे बी आप कुछ कॉमन कर सकते हो, लेकिन 80% ऑफ द जो पार्ट है वो एईएस के लिए टोटली जो है हमें अलग करना पड़ेगा, चाहे वो टॉपिक मैच भी क्यों ना कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बिकॉज इंजीनियरिंग के अंदर कुछ और फोकस होता है, साइंस में कुछ और फोकस होता है, और हमें, मेरे को नहीं लगता ये डिस्कस भी करना चाहिए, बिकॉज जो कैंडिडेट असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम लिख रहा है वो कैंडिडेट असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट का एग्जाम नहीं लिख रहा, एंड वाइस वर्सा। तो आपको इसी पे फोकस करना है। और ये, लेकिन आपको कई कैंडिडेट्स को ये डाउट था कि क्या वो सेम तरीके से हम करें, वो नहीं करना है, क्योंकि योरपीडीए के ऊपर दोनों की क्लासेस चल रही हैं, तो आप क्लासेस को शफल ना करें, आप क्लासेस में जंप ना करें, क्योंकि जो मेंटर हैं वो अगर सेम टॉपिक भी करवा रहे हैं तब भी उन टॉपिक में अप्रोच में डिफरेंस होगा। जैसे करंट इशू इसलिए नहीं है कि अगर कोई स्पीशीज है, एनवायरमेंटल स्पीशीज है, कोई एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वल्चर है, मेरे को वल्चर का एक नाम बताना है, साइंटिफिक नेम बताना है, वो AES में क्वेश्चन आ सकता है, AEE में क्वेश्चन नहीं आ सकता कि उसका साइंटिफिक नाम क्या है। वल्चर है और इंडिया में पाए जाते हैं वल्चर, और एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आते हैं, तो वो साइंटिस्ट को उसका नॉलेज होना चाहिए, इंजीनियर को उससे नॉलेज से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 2, आपको यहाँ रीजनिंग एप्टीट्यूड इसलिए दिया गया है कि आपका एक बेसिक लेवल का होना चाहिए। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट करके आया वो मैथ्स पढ़ के आया ही है, उसने किया हुआ उस चीज़ को, बायोलॉजी वाले ने ना किया हो, इसलिए वो टेस्ट करता है, तो रिक्वायरमेंट अलग है, हमें वैसे ही चलना चाहिए। अब मेरे ख्याल से जतिन सर आपसे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा सर, जो स्टूडेंट्स का डाउट भी है, कुछ 1-2 पॉइंट है जो मेरे को वो क्वेरी करते हैं मॉड्यूल के बारे में, डाउट मतलब उनको क्वेरीज होती हैं कि सर ये कितनी देर तक चलेगा और किस तरीके से सारा है, ऑल्दो कि वो सारी चीजें हमने डिटेल में मेंशन भी किया हुआ वेबसाइट पे। 2 मंथ्स का मॉड्यूल है, 2 महीने के अंदर अंदर हम इसको जो है वो टारगेट करके सारा कंप्लीट कर देंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। दूसरा जो इसमें स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि सर जो हम कर रहे हैं क्या इसके अलावा कुछ एडिशनल करने का रिक्वायरमेंट है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो मैं आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इसके अलावा मेरे को कुछ एडिशनल करवाने का रिक्वायरमेंट है। मैंने कोर्स भी कर लिया, मैंने बुक भी परचेज कर ली है मान लो फॉर एग्जांपल, तो क्या मेरे को कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट है करने? ये तो अप्रूव्ड होता है फ्रेंड्स। अभी राजस्थान की जो हमने बुक निकाली थी तो उस बुक के बाहर नहीं आया है। अब तो मैं झूठ नहीं बोल सकते ना हम लोग, अब पहले हम क्लेम करते थे। पिछला हमारा वीडियो 24 तारीख को बना था और हमने बोला था कि पेपर आएगा वहीं से, फिर 25 तारीख को पेपर वहीं से आया है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब आप सिलेबस सामने रख के बैठते हो, एक्सपीरियंस होता है मेंटर्स का, तो वो बाहर से नहीं पूछ सकता। नंबर 2, सीबीटी अलग हैं। सीबीटी में क्या होता है कि 2 या 3 मंथ में वो एग्जाम ले लेता है और उसने बहुत क्लियरली दिया होता है कि 1 नंबर का 1 मिनट का क्वेश्चन, ये आपका डिफिकल्टी लेवल, तो जब सब दिया होता है और टीचर्स को पता है कहाँ से आएगा तो वो हो जाता है। और इसमें जो कंपटीशन है ना, आपको समझना है कि कंपटीशन आपका एक्चुअल में कंपटीशन कहाँ पे है। कंपटीशन है बाकी जो कैंडिडेट एग्जाम लिख रहे हैं उनसे आप आगे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। और अगर आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन और वेट करते रहे और आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो उनसे आप पीछे जाते हो, पीछे चले जाओगे। पेपर की डिफिकल्टी लेवल या पेपर का इजी लेवल अपने आप में कंपटीशन डिसाइड नहीं करता। पेपर आसान है चाहे डिफिकल्ट है, उससे कंपटीशन डिसाइड नहीं होता। कंपटीशन इसी से डिसाइड होता है कि आप बाकियों के कंपैरिजन में कितना अच्छा प्रिपेयर्ड हो, और उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो मैं दोबारा वही बोलूंगा फ्रेंड्स कि अगर जो योरपीडिया आपको दे रहा है, अगर आपने उसको प्रिपरेशन ढंग से कर लिया तो आपको ये जॉब मिल जाएगी, आप बाकियों से अच्छे रहोगे। अब योरपीडिया के करवाए में से कितना आता है कितना नहीं आता है, अगर मैं ये बोलूं सारा उसी में से आएगा तो ये गलत इसलिए भी हो सकता है कि मान लो कई बार तो बड़ा इरेशनल पेपर होता है। हमने पीछे ऐसे हरियाणा के पेपर भी कवर किए हैं और उसके स्क्रीनिंग में मेरे को याद है बहुत ही इरेशनल पेपर। इरेशनल में इसलिए बोल रहा हूँ कि सिलेबस कुछ और है, पेपर कहीं से और से आ रहा है। यूपीएससी के वैसे ही होते हैं। यूपीएससी के प्रिलिमिनरी अगर आप लोग देते हैं तो आपको पता ही है, पढ़ के कुछ और जाते हो, पेपर कुछ और आता है। लेकिन क्या आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में 100 में से 80 नंबर लेना होता है या पास होना होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास तुम्हें होना है और वो आप हो जाएंगे, दैट आई कैन अश्योर यू बाई रेफरिंग टू द कंटेंट प्रोवाइडेड बाई योरपीडिया। और ये जो कंटेंट आपको योरपीडिया प्रोवाइड करेगा, हम बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं कि उसके बियॉन्ड आप पढ़ भी नहीं पाओगे, और पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट भी होगा, क्योंकि टेस्टिंग रेगुलर होती है, कंटेंट रेगुलर आपको दिया जाता है। तो आप एक वीक ये डिसाइड करने में जरूर लगा लो कि आपको
किसका कंटेंट रेफर करना है, किसकी क्लासेस रेफर करनी है। बहुत से और प्लेयर भी हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन, बहुत अच्छे होते हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, सारा अच्छा करवा रहे हैं और इंस्टीट्यूट भी ठीक करवा रही होंगी। तो आपको, आप एक कस्टमर हैं और आज की डेट में जहां तक मैं जानता हूं, जैसे योरपीडिया डेमो देता है, सब देते हैं डेमो, और सब ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए होंगे, सब कंटेंट भी दे रहे होंगे। कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें डिसाइड करने के लिए कि कौन अच्छा दे रहा है? टेक अ वीक। एक वीक के बाद भी अगर कंफ्यूज्ड हो देन इट इज अ मिस्टेक, देन यू शुड नॉट डू इट। क्योंकि एक वीक में अगर तुम्हें ये नहीं पता लगा कौन ढंग से करवा रहा है, तो मेरे को लगता है तुम्हें पूरा सब्जेक्ट कंट्रोल में आएगा भी नहीं। इसलिए टेक अ वीक एंड डिसाइड वंस, एंड वंस यू डिसाइडेड, अगर किसी बस में बैठ गए तो उसके ड्राइवर पे बिलीव करो, फिर वो तुम्हें पहुंचा देगा। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन गुरु सर। नाउ वी गो टू जतिन सर। जतिन सर, आपका टॉपिक क्या है एंड हाउ वी प्रोसीड? सर इसमें जो टॉपिक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 2, इसमें वाटर पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, उसके भी 3 पार्ट है सर, उसमें भी 3 पार्ट्स हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट, 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट हैं इसके अंदर। इसमें जो मैं कवर करूंगा इसमें वाटर पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। हाँ जी। इसमें जैसे हम बात करें ओवरऑल, अगर मैंने जो एनालाइज किया है तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं AEE से, तो इसमें ये देखने को मिला कि टर्म्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल के या कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, या सिविल भी इसमें आ जाती है, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ये कवर करते हैं, बाकी नॉन टेक का एक अलग पोर्शन रहता है इसमें। तो अगर हम पूरे एक पेपर को भी गो थ्रू करते हैं, इनकी टर्म्स को भी अगर पढ़ के जाए ना सर, 50 to 60% टॉपिक यहीं कवर हो जाएंगे हमारे। वंडरफुल। तो 50 to 60% टॉपिक अगर मेरे सिर्फ टॉपिक कवर करने से, अगर मैं क्लास लगा रहा हूँ और मुझे पता है कि सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बारे में कुछ टर्म्स मुझे पता लगी हैं, सोलर फ्लेयर्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब टर्म्स के बारे में अगर मुझे पता है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो 50 to 60% टॉपिक तो मेरा यही कवर है। सही है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो इन डिटेल जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की मैं बात करता हूँ, इसमें कौन से पैरामीटर्स है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, लिमिट्स क्या है, उनकी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और वेस्ट वाटर की स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अब जैसे AEE में तो सर डिजाइनिंग पूछा हुआ था कि उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेथड्स है, उसको डिजाइन कैसे करते हैं। इसमें डिजाइनिंग नहीं है, इसमें सिंपल बोला हुआ है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस मेथड्स। तो इसका मतलब यहाँ से पूछेगा कि अगर आप ASP यूज कर रहे हैं या ट्रिकलिंग फिल्टर यूज कर रहे हैं तो एडवांटेज क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो बेसिक टर्म्स पे ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो है ना टर्मिनोलॉजी अप्रोच है कि योरपीडिया की, और टर्मिनोलॉजी अप्रोच ये होती है कि जितना भी सिलेबस है सारा दिया हो, उसकी टर्म्स को डिफाइन कर दिया जाए और उन टर्म्स के बेस पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाए। आई थिंक वो बहुत वर्क करेगा यहाँ पे। बिल्कुल सर। और दूसरा एक जतिन सर, ये जो एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट है, इसके 4 टुकड़े किए हुए हैं। 2 टुकड़ों में तो 10 नंबर हैं और बाकी 2 में 5-5 मार्क्स हैं। ये भी डिसाइड करता है कि आपको कितना एफर्ट किस पे डालना है। जैसे सॉइल पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन में उतना एफर्ट नहीं लगेगा जितना वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन पे लगेगा, क्योंकि उसका वेटेज डबल है, सिलेबस भी डबल है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी वैसे ही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम साइंस के लिए देखें, यहाँ पे जो कैंडिडेट एग्जाम लिख रहा है वो केमिस्ट्री का है, बायो का है, स्टैटिस्टिक्स का है, जियोफिजिक्स का है, वो इंजीनियर नहीं है। तो जब वो इंजीनियर नहीं है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग वाला तो बिल्कुल ना सोच के जाए, और वो सोचेगा भी नहीं क्योंकि उसने कभी किया नहीं है। तो यही चीज है सर कि इसमें जो टर्म्स है ना, यही टर्म्स इंपॉर्टेंट रखती हैं। बिल्कुल। ये अगर आप इसको, अब जैसे एयर पोल्यूशन की भी बात करते हैं ना, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं कवर करने हैं, राइट, इसकी थ्योरी डिस्कस करनी है आप, बिल्कुल, कि कौन से प्लूम्स होते हैं, हाँ जी, वो प्लूम्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो बस वही टर्म्स है सर। हाँ बिल्कुल, जैसे टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स है तो नाम आ जाएंगे, बिल्कुल, पार्टिकुलेट मैटर्स क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वो मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजी जो पूछेगा शायद। ठीक है, अब मैं जतिन सर के बाद भरत सर, आप अपना टॉपिक बता दीजिए सर। सर मेरे जो टॉपिक हैं, एक तो करंट अफेयर है, हाँ जी, और जो कि इन्वायरमेंट का है सिर्फ। वैसे तो करंट अफेयर हम सभी एग्जाम्स के लिए करते हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलर बताया हुआ है कि करंट इन्वायरमेंटल अफेयर्स। राइट सर। सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें करंट अफेयर करने पड़ेंगे, प्लस लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि ये करंट इन्वायरमेंट अफेयर्स कब तक के करें हम। तो इसमें मैं एक लिमिट लेके चलता हूँ। वैसे तो कितने भी साल पुराना आ सकता है, बट 1 साल के आपको करने पड़ेंगे। और ये सर करंट अफेयर, जैसे आप ऊपर एक और टॉपिक देख रहे हो करंट अफेयर्स के ऊपर, मेजर इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बेसल ऑर्गेनाइजेशन है या UNFCCC ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के ही करंट अफेयर हमें करने हैं। यानी आपका टॉपिक भी कवर होगा और प्लस आप करंट में भी जाओगे। जैसे अभी आप बात कर रहे थे एंडेंजर स्पीसीज की, ये IUCN जो स्पीसीज होती हैं, जैसे अब हम बात करें यहाँ पे उड़ीसा की, खासकर चिलिका लेक के बारे में वो पूछ सकता है। चिलिका लेक में एक मेरे ध्यान आ रहा है, एक ओलिव रिडली टर्टल पाया जाता है, जो UPSC बड़ा पूछती है, करंट का मेन इशू होता है, और वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सर। अब इसमें भरत सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो करंट एनवायरमेंटल अफेयर्स इन इंडिया लिखा हुआ है,
जी। इसका इंटरप्रिटेशन जो है मेरे को जो लगता है वो ये कि इंडिया के बाहर बहुत से करंट अफेयर होता है, बिल्कुल। तो उसको जैसे होता है ना नेशनल ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, तो एक चीज तो बाहर वाला निकाल दिया गया और निकालना जरूरी भी है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा वो। नंबर 2, जब इंडिया बोला तो उसका बहुत बड़ा जो है मेरे को लगता है ये फोकस उड़ीसा के ऊपर भी रहेगा। बिल्कुल सर। उड़ीसा एक ऐसी स्टेट है सर जहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा करंट इश्यूज हैं, बिल्कुल सर। करंट चीजें आती रहती हैं, और मेरे को लगता है उस पर फोकस करना है कैंडिडेट्स को, और 1 साल का जो आपने बताया दैट इज हाउ वी हैव टू गो फॉर इट। और दूसरा आ गया फिर लॉजिकल रीजनिंग। जी सर, लॉजिकल रीजनिंग में हमारे वैसे तो काफ़ी टॉपिक बन जाते हैं, पर अगर मोटे मोटे टॉपिक की मैं बात करूं 8-10 टॉपिक बनते हैं। अच्छा। जो बड़े इजी रहते हैं, सिंपल, एक दिन की क्लास में अगर बच्चा चाहे तो 2 दिन में भी उसे कवर अप कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है बच्चों को। डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये 10-10 नंबर के 20 नंबर ये ऐसे हैं कि इन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि कईयों ने लॉजिकल रीजनिंग आज तक नहीं पढ़ी होगी, इतना ही डाटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, जैसे बायोलॉजी वाला बैकग्राउंड है किसी का, केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। और दूसरी बात, 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये जो लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन है सर, ये टाइम खा सकता है। ये खा सकता है सर टाइम, क्योंकि अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, जैसे हम बात करते हैं एसएससी जेई में आता है रीजनिंग, तो बच्चे सभी कर तो लेते हैं, लेकिन उनका होता क्या है कि रीजनिंग ही कर पाए वो, और कोई छेड़ ही नहीं पाए, कोई टाइम निकल जाता है जी। तो ये भी इसमें रहेगा सर। ओके, अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और मेजर इंटरनेशनल एफर्ट, ये आप मैं सुशांत सर आपका टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो आपका कौन सा डोमेन है सर? सर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट है उसमें 2 डोमेन्स है सर, बी और डी। अच्छा। सर एयर पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके। सर इन दोनों टॉपिक के बारे में एक खास बात बताऊं तो सिलेबस हर जगह पे मोस्टली इनका कॉमन ही चलता है सर, सेम ही दिखता है। अब मैंने जितनी इसकी एनालिसिस की है सर पिछले 3-4 साल में, जितने भी इन्वायरमेंट के पेपर हुए हैं, उसका सर सबसे पहला फोकस है जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं। ओके। वो हमेशा यही चीज में मोस्टली फोकस करता है कि किस पॉल्यूटेंट का कितना वैल्यू होनी चाहिए, उसकी लिमिट जोन कितनी है, ये कितनी होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स है वो कब लाए गए थे, किस हिसाब से उनको हम ये करते हैं। तो मोस्टली पहला फोकस तो सर हमेशा उस पर रहता है, तो वहां पे हम कोशिश ये करते हैं कि उनको सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं, पहला चीज जो डाटा बेस्ड होगा। सेकेंड चीज सर इसमें आती है, जैसे जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो वो कन्वर्जेंस पे न्यूमेरिकल पूछेगा, क्योंकि केमिस्ट्री कहीं आ रही है तो बोलेगा कि पीपीएम से इसको कन्वर्ट करके दो, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या होगा, या उससे रिलेटेड डिस्पर्जन के कुछ मॉडल्स है जो बेसिकली एमएससी वाले पढ़ते हैं कि वो डिस्पर्जन मॉडल में हम एनालिसिस कैसे करेंगे किसी भी पॉल्यूटेंट की, तो उस पे उसका फोकस होगा। अब यहाँ पे 1-2 टॉपिक उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए सर जो एडब्ल्यू वालों से, जैसे कार्बन ट्रेडिंग हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को जो है ज्यादा जाके पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सर जनरल टॉपिक्स नहीं है एयर पोल्यूशन के, जैसे कार्बन ट्रेडिंग है तो इसके बारे में थोड़ा सा उनको अलग से जाके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का भी एक मेजर रोल आ जाता है, क्योंकि अभी जैसे सर हम AQI सुन रहे हैं, AQI एक बहुत ही मेजर एक डिजास्टर है हमारे देश के लिए, तो उनका फोकस इस पे भी जाएगा जो पेपर सबसे पहले बनाएगा सर। तो एयर पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट के लिए जनरली इन टॉपिक्स पे फोकस करना बहुत हमारे लिए बेटर होगा, और बच्चों के लिए भी, क्योंकि सर जैसे मान लीजिए कोई लाइफ साइंस का बच्चा अगर उसने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा तो पहले इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर ले, जिससे उसका मोस्टली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी सर हमारी कोशिश ये रहेगी A to Z सारे टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करे, सारे के सारे टॉपिक्स को उनको इजी वे में PPT PDF के थ्रू पढ़ा के उनके सारे क्वेश्चन भी हम ऐसे करवा रहे हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट। क्लास में भी ऐसे ही चल रहा है सर कि आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, कि जहां पे भी आपको दिक्कत आएगी आप पूछ सकते हो। सर दूसरी चीज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का थोड़ा सा इन्होंने वेटेज कम रखा है, क्योंकि जनरली सर पेपर इसके लिए MSc लेवल के लिए है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जितने कोड्स है सर, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए कोड से ही। अभी जैसे JEE का भी पेपर है, बच्चों ने बताया सीधा सीधा बायोमेडिकल से पूछा कौन से कलर का बिन यूज करेंगे, कौन से बिन में हम क्या, जैसे येलो में क्या करेंगे, रेड में, तो सीधा सीधा सॉलिड वेस्ट का जो कोड है 2016, ई वेस्ट का कोड है सर 2016, सारे क्वेश्चन वहीं से उन्होंने डायरेक्टली पूछे हैं। जैसे कंपोस्टिंग में पूछ लिया कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, तो यहां से सर कोशिश रहेगी कि उनको मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके न्यूमेरिकल प्लस जो थियोरेटिकल है वो सारे कवर कर देंगे। और जैसे इसमें भी थियोरेटिकल क्वेश्चन 1-2 बन जाते हैं कि लैंड फिलिंग का टाइम कितना होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, वॉल्यूम कितनी होगी, इससे रिलेटेड सर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। बाकी तो सर ये दोनों टॉपिक जनरली इजी होते हैं, क्योंकि जनरल कोई भी बच्चा इसको सर आसानी से कर सकता है। राइट सर। इसमें एक जो टॉपिक सर एयर पोल्यूशन में इन्होंने डाला है, मैं देख रहा था, जैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे, कार्बन ट्रेडिंग, ओजोन डिप्लीशन, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स,
पॉल्यूशन अबेटमेंट थ्रू ग्रीन इनिशिएटिव, ये सारा करंट इश्यूज हैं एक्चुअली। अब यहाँ पे डाल तो दिए हैं, लेकिन हम इसको कई करंट इश्यूज में पढ़ लेते अब हैं जैसे सारा। मैं भी बच्चों को बहुत बार बोलता हूँ, जैसे अब ये जब पूरा मॉड्यूल पढ़ाया जा रहा होगा ना, तो ये आपको 2-3 जगह पे मिलेगी, जगह पे, या तो आप कहीं पे भी कर लो सर। इसमें जैसे जनरल क्वेश्चन भी मैं बता सकता हूँ, जैसे वो एक पूछ लेता है सबसे ज्यादा किस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा, बिल्कुल, जैसे जनरली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये चीजें वो 2-3 जगह पढ़ेंगे। अब बच्चे उसको एनवायरमेंट में पढ़ ले या एयर पोल्यूशन में पढ़ ले, तो उनके लिए तो वेल एंड गुड ही अगर 2 जगह भी पढ़ ले तो। बिल्कुल सर, जैसे ग्रीन हाउस गैस, इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे, कार्बन ट्रेडिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये जब आप यहाँ पे आएंगे ना सर, ये जितना भी मेजर इंटरनेशनल एफर्ट दे रखे हैं, भरत सर विल एग्री विद मी कि जब आप बात करते हो क्योटो प्रोटोकॉल की, बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो ये सारे टॉपिक वहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सारा आपका। अब सर ये सर्कुलर इकोनॉमी जो है, ये सॉलिड वेस्ट का पार्ट है कि हम किसी भी चीज को हम डायरेक्ट फेंकना नहीं चाहेंगे, जितना हो सके उसको हम रिसाइकल कर ले। और रिसाइकल रीयूजिंग यहाँ पे बात वहाँ पे आ जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी नीचे भी है और रिसाइकल रीयूजिंग की बात यहाँ पे कर रहा है। तो ठीक है, वही पॉइंट हो गया सर कि मेरे ख्याल से मिक्स है और स्टूडेंट्स को उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब चलते हैं वेरी सर, आपके टॉपिक कर लेते हैं सर डिस्कस, दैट इज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। हाँ जी सर, इसमें जो मेरे टॉपिक रहेंगे दैट इज ऑफ सोलर रेडिएशंस, आपके पास फॉसिल फ्यूल एज वेल एज द न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखा जाए तो सर ये जो टॉपिक है स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आपके पास इंक्लाइन यहाँ पे हो रहे हैं। अब जैसे जो फर्स्ट लाइन मेंशन कर रखी है सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर रेडिएशन, इवन दो एक सिंगल लाइन है बट आपके पास काफी सारे टॉपिक्स में हमें कवर अप करने हैं। इसमें आपके पास सोलर पावर प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, रेडिएशंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सोलर कलेक्टर्स के टाइप आप यहाँ पे स्टडी करते हो, और कुछ हमारे पास कन्वर्जन एफिशिएंसीज होती है जो कि हम फाइंड आउट करते हैं इन टॉपिक्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो पार्ट है वो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री से इंक्लाइन थोड़ा सा रहता है, जिसमें हम फ्यूजन फिजिक्स से रिलेटेड आपके पास पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपका डीके हीट फैक्टर हमारे पास यहाँ पर रहेंगे। आपके पास हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्टर आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल की, ये आपके पास फिजिक्स से रिलेटेड और थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड अगेन रहेगा। इसमें आपके पास यहाँ पे हम बात करते हैं NOx या फिर SOx की फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हो रही है, आपके पास कंबस्शन फिनोमिना क्या है, या फिर आपके पास हम कह सकते हैं कैलोरिफिक वैल्यूज को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हीटिंग वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीज़ें आपके पास कवर अप होती है फॉसिल फ्यूल के अंदर। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास रहता है इसके अंदर ही न्यूक्लियर एनर्जी में, अगर हम देखें जैसे रिएक्टर के मैंने आपको टाइप बताए, अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक है ये हमें कवर अप करना है इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर। अच्छा, ये विनीत सर, ये आपका जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉडली मतलब सिलेबस जो है दिया हुआ है, उन्होंने खोल के दिया हुआ है, और बात वही आ जाती है दोबारा कि डेप्थ किस पे जाने जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक तो वैसे बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। जब आप हाइड्रो प्लांट्स की बात करते हैं, पावर प्लांट्स की बात करते हैं, तो हाइड्रो हुआ, न्यूक्लियर हुआ, सोलर हुआ, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, एक पूरी बुक होती है इसके ऊपर। पर डेप्थ वाली बात है कि इसमें से किस डेप्थ तक वो जाएगा, और न्यूमेरिकल पार्ट अगर पूछता है तो उसके चांस बनते हैं कि नहीं। सर जैसे मैंने आपको बताया भी कि जैसे कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांच की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहा है। हाँ जी। अगर स्टूडेंट अपनी ब्रांच के रिलेटेड आपके पास ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगा तो ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसको कर स्कोरिंग के लिए अगर नहीं उसको देखा कर जाए। जाएगा। अब जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर हम जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के पूरे में कंप्लीट स्टडी करना जरूरी है। सही है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रह सकता है अदर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा रिकॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनके लिए। एक केमिस्ट्री के लिए बहुत ईजी सा रहेगा यहाँ पे। सही है। और सोलर एनर्जी की अगर आप बात करें सब वो वाला पोर्शन ऐसा है जो कि ओवरऑल सबके लिए सेम ही रहता है, जनरिक ही है वो तो। जनरिक टॉपिक। सही है। ओके राकेश सर, आपसे फिर मैं डिस्कस करता हूँ सर, ये जो डिफिकल्टी लेवल दे रखा है जिसमें इन्होंने बहुत डिफिकल्टी लेवल को एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे 70% आएगा इजी, मॉडरेट, 30% डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये कैटेगराइजेशन किया है, इसका पॉजिटिवली कोई ना कोई रीज़न है। तो ये क्या, हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग सर? एक्चुअली सर सभी एग्जाम में इसी तरीके का पैटर्न ही रहता है कि 10 से 20% डिफिकल्ट रहता है। इसमें इन्होंने 30% दिया हुआ है। तो जो भी जितना भी आपको क्लास में करवाया जाएगा, स्पेशली जो सर बात करे थे टर्म्स की, फिर कोडल प्रोविजन, कुछ कंसेप्ट की, तो वो सारा क्लास में कवर होता है और वो 70-80% रहता ही रहता है। ओके, ठीक है, तो 70-80% वहाँ पे बन जाएगा। अगर आप अच्छे से करोगे तो ये जो इजी से मीडियम वाला पोर्शन है और जो डिफिकल्ट भी है वो भी उसके अंदर आ जाता है। तो कई एग्जाम में कट ऑफ जो हमने यूजुअली देखा है, क्योंकि मैं 100 मार्क्स लेके चल रहा हूँ, 10 मार्क्स इंटरव्यू इंक्लूड करके, 60 से 65% रहता है। तो अगर आप अच्छे से ये इजी मीडियम वाला पार्ट करके जाओगे तो इजीली आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। दूसरा जो डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट है, इसमें डेटाबेस और कोडल प्रोविजन वाली जो चीजें वो आ जाती है, तो वो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा।
पड़ जाएगा कुछ कुछ। तो बस वही है कि वो सारे चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे फैकल्टी लोग, और आपका फोकस यही रहना चाहिए कि नोट्स को गो थ्रू हो जाओ अच्छे से, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमने पिछले जितने भी हमारे चले हैं सारे कोर्सेज, उसमें मैक्सिमम आपने देखा ही है कि नोट्स के अंदर से सारा मैक्सिमम रहता है, तो 70-80% वही है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस 10-20% वो ऐड ऑन कर देते हैं, तो मिला के 80% हो गया, और आपको चाहिए 60 से 65, तो यू कैन इजीली गेट दैट स्कोर। सही बात है। अच्छा सर ये एग्जाम का एक बहुत बड़ा फायदा ये है सर, सिलेबस बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन कर Define दिया, किया, ये well सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि जनरली बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स या पोल्यूशन कंट्रोल सिर्फ लिख देते हैं कि एयर पोल्यूशन, बट इन्होंने ये काम अच्छा किया कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप इतनी इतनी चीजें पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ये एक बच्चों के लिए बहुत एडेड एडवांटेज है कि कम समय में बहुत जल्दी वो सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ सर, हरियाणा में एग्जाम हुआ, सेम ही इसके बच्चे जा रहे थे जो, तो उसमें स्क्रीनिंग हुआ। अब क्योंकि सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, तो कभी भी एज अ मेंटर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पेपर कहाँ से आएगा, लेकिन राजस्थान का लेते हैं, कितना वेल डिफाइंड सिलेबस था, और दैट वाज द रीजन कि हम इसको प्रेडिक्ट कर पाए कि ऐसा पेपर आएगा। वही चीज उड़ीसा के लिए है सर, और वही स्क्रीनिंग की बात जो आप कर रहे थे कि पेपर ऐसा आ गया, लेकिन आप हमारे जो फैकल्टी हैं भरत सर, आपने वो इस तरीके से करवाया था उसमें कि वो एलिमिनेट कर पा रहे थे आंसर। हाँ। तो वो सबसे ज्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है देखना कि जरूरी है। एलिमिनेशन कैसे करना है, सही तो है। वो चीज आपको जो है क्लास के अंदर ही सिखाई जाएगी, तो ज्वाइन करिए सभी लोग। और फ्रेंड्स चैलेंज जो होता है वो ये है कि कम से कम कंटेंट करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लें। अब ये 8 टॉपिक्स का मोर और लेस सारे मेंटर्स ने फ्रेंड्स इसको एनालिसिस किया है। अब मैं 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। एक इकोलॉजी है, अगेन इकोलॉजी जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आई मस्ट से, एंड ये केमिस्ट्री वालों के लिए एडवांटेजेस हो सकता है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल हैं आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं इसके अंदर, और आपके इसमें जो सॉइल केमिस्ट्री वगैरह की बात हो रही है, फंडामेंटल एनवायरनमेंट ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है, तो जो आपकी बैकग्राउंड है उसके हिसाब से इसमें बेनिफिट हो सकता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, आप इसको इसमें एडवांटेजेस ले सकते हैं। और इकोलॉजी के साथ साथ आपके जो 2 टॉपिक हैं, एक मेजर इंटरनेशनल एफर्ट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही सिंपल टॉपिक, और इन टॉपिक्स का रेलिवेंस और टॉपिक्स के अंदर भी है। जैसे एयर पोल्यूशन सर का करवा रहे थे, तो एयर पोल्यूशन के अंदर उसका रेलिवेंस है। तो ये आपके टॉपिक, और सबसे छोटा टॉपिक और सबसे आसान टू स्कोर, जिसमें 3 या 4 पेज में से 10 नंबर ले सकते हैं, बता रहा हूँ आपको, आज ही बता रहा हूँ, पेपर के बाद पकड़ लेना मेरे को, वो है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। 10 नंबर आएंगे, 3 पेज दूंगा बस, उसी में से आएगा, कारण उसके बियॉन्ड आ ही नहीं सकता। वाटर एक्ट 1974 मैं खुद चाहता हूं कई बार कि 5 पेज बना दूं, बनते नहीं है। इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप अननेसेसरी तो नहीं पढ़ोगे पेज बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा राजस्थान के टाइम पे कि सर वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एक ही लेक्चर 20 मिनट में, और वीडियो पढ़ा भी होगा, पेपर हो भी गया है, अब देख लो पेपर उसी में से आया है, 20 मिनट में दोनों ही हो गए, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन दोनों से थोड़ा सा बड़ा है, तो 20 मिनट में ये होता है। तो आपका 1 घंटे का टॉपिक है और 3-4 पेज का टॉपिक है, इसमें से फ्रेंड्स आप 10 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे। ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करो, और आई एम वेरी श्योर, जैसे मैं अपना टॉपिक बता रहा हूँ, हर मेंटर आपको अपने बताएगा कि उस टॉपिक में से सबसे आसान कहाँ है, कहाँ पे फोकस करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट। तो गुरु सर, वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बस 2 पॉइंट है सर। एक तो एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हमने जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप एक बना हुआ है, उसमें आप जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी डिस्कशन होती हैं, वहाँ पे भी शेयरिंग होता है, कंटेंट भी शेयरिंग होता है कि इस तरीके से आपको करना है। और दूसरा जो पॉइंट है रिलेटेड टू द बुक, भी काफ़ी बच्चों की क्वेरीज हैं। 10 फरवरी के बाद बुक अवेलेबल हो जाएंगी, तो आपको जो है जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको मिल जाएगा बुक। तो ये 2 मेन क्वेरीज थी सर बच्चों के हमारे रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आप एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 2-4 दिन में डिसाइड करो जल्दी से, और तैयारी स्टार्ट करो अपना, डिले मत करना, कहीं से भी करो, तैयारी स्टार्ट करो, सो दैट आपका अगर एग्जाम आ गया, स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन 2 महीने की तैयारी लेके चलना, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू गुड। थैंक यू। थैंक यू।